हेलो दोस्तों, मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैथ का बिहार स्टेट का परीक्षाएं चल रही है, तो बिहार स्टेट की परीक्षाएं में जो मैथ के विद्यार्थी थे उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो विद्यार्थियों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो मैं केमिस्ट्री का यहाँ पे आपके लिए प्रश्न को सोल्व करूँगा जो आज के एग्जामिनेशन में आए थे, और इस प्रकार के प्रश्न यदि आप सोल्व कर लेंगे तो आपका अगले दिन एग्ज़ाम होगा, तो आप ज़रूर आपको प्रोत्साहन मिलेगा और आपकी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और कहने का अर्थ है कि मैंने कल के एग्ज़ाम और आज के एग्ज़ाम को अच्छी तरह से देख लिया, और इसके आधार पे मैं आप लोग के लिए वीडियो भी बनाऊंगा, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आज के पूछे गए प्रश्न क्या थे आपकी केमिस्ट्री में। फर्स्ट प्रश्न, एसिटिलीन का बहुलीकरण करने पर क्या बनता है। देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन पूछा गया, एसिटिलीन का बहुलीकरण करने पर क्या बनता है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन था पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेंजीन और पीवीसी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पॉलीथीन कैसे बनता है। पॉलीथीन आपका बनता है एथिलीन का बहुलीकरण करने पर। पॉलीथीन आपका बनता है एथिलीन, आप लोग नाम सुने होंगे एथिलीन। एथिलीन से बनता है आपका क्या, पॉलीथीन। एलिथीन का आप लोग सूत्र भी जानते होंगे C2H4, यानी एथिलीन का बहुलीकरण करेंगे तो आपका क्या बनेगा, पॉलीथीन। यानी कहने का अर्थ है ए ऑप्शन नहीं होगा। टेफ्लॉन है, तो सबसे पहली बात जान लीजिए टेफ्लॉन क्या होता है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथीन, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन का सूत्र होता है आप लोग के लिए CF2 सिंगल बॉन्ड और CF और क्या होता है आपका 2। इस प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राफ्लोरो और क्या बोलते हैं, इथीन। यहाँ पे आपका कहने का अर्थ है डबल बॉन्ड होगा, है ना। इथीन है तो कौन सा बॉन्ड लगता है, डबल होता है। इसलिए टेट्राफ्लोरोइथीन से बनता है क्या, टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन पर ना ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप विरुद्ध प्लास्टिक होता है टेफ्लॉन, आप लोग याद रखेंगे। तो टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलीकरण करने पे क्या बनता है, टेफ्लॉन। ये भी नहीं होगा। अब देखिए आपका जो प्रश्न पूछा है एसिटिलीन आ गया। एसिटिलीन का बहुलीकरण करने पर बनता है बेंजीन, यानी कहने का अर्थ है एसिटिलीन का सूत्र होता है C2 और H2। इसका जब आप बहुलीकरण करेंगे तो आपको प्राप्त होगा बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6 और H6। तो यहाँ पे अगली क्वेश्चन है पीवीसी, यानी इसका आंसर हम सी मार देते हैं और आपको पीवीसी बता देते हैं। पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी क्या है, विनाइल क्लोराइड को, विनाइल क्लोराइड का सूत्र होता है आप लोग के लिए CH2 और यहाँ पे होता है CH डबल बॉन्ड CH और Cl। इसको पढ़ते हैं हम लोग विनाइल क्लोराइड, और विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण करने पर बनता है क्या, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। देखिए आप लोग बस याद रख लेंगे, आपको बहुत आसान समय में याद करने का तरीका बताता हूं। विनाइल क्लोराइड बहुलीकरण मतलब होता है क्या, इसको आप बहुत लंबा करते जा रहे हैं, तो यदि कार्बन की संख्या बढ़ेगा तो N तक बढ़ेगा, इसलिए N को पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री में पॉली पढ़ते हैं। तो विनाइल क्लोराइड, देखिए विनाइल क्लोराइड तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ पे देखिए एथिलीन, तो यहाँ पे आ गया पॉली, तो पॉली में एथिलीन जोड़ी तो पॉलीथीन। इसी प्रकार से था टेट्राफ्लोरोइथीन, तो टेट्राफ्लोरोइथीन का जब बहुलीकरण करें तो आपको क्या बना, टेफ्लॉन। और बेंजीन का बहुलीकरण करने पर आपका क्या बनता है, एसिटिलीन का बहुलीकरण करने पर क्या बनता है, बेंजीन, जो आज का प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। क्या प्रश्न हमने बताया, एथिलीन का बहुलीकरण करेंगे तो पॉलीथीन बनेगा, टेट्राफ्लोरोइथीन का करेंगे तो टेफ्लॉन बनेगा, और एसिटिलीन का बहुलीकरण करेंगे तो बेंजीन बनेगा, और विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण करेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। तो फर्स्ट का आंसर आपका बेंजीन होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका इजी पूछा गया है, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए मोलरता में हम लोग लीटर में व्यक्त करते हैं और मोलरता में हम लोग किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। और मोल भिन्न क्या है, बिल्ले और बिलाए के कहने का अर्थ है ना, उसके मोल के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। तो आप याद रखेंगे ताप द्वारा कभी नहीं प्रभावित होता है आपका मोललता, मोललता पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया है टीन, चांदी, लोहा और शीशा। तो सबसे स्थिर इसमें आपका किसका है, शीशा का। शीशा का स्थिर होता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है? दोस्तों याद रखेंगे, अभिक्रिया की कोटि आपके कहने का अर्थ है शून्य अभिक्रिया की कोटि होता है, प्रथम अभिक्रिया की कोटि होता है, द्वितीय अभिक्रिया की कोटि होता है, एन अभिक्रिया की कोटि होता है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा प्रथम अभिक्रिया की कोटि, तो आप लोग के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है प्रति सेकेंड, और सी ऑप्शन है आपका लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, और डी ऑप्शन है आपका कोई नहीं, डी ऑप्शन दिया है आपका कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं सीरियल ढंग से लिख दी हूँ आप लोग के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पूछा है ना, तो ये आप लोग जो फर्स्ट देख रहे हैं ना, ये जो फर्स्ट देख रहे हैं, ये फर्स्ट याद रखेंगे, ये शून्य अभिक्रिया के कोटि का मैं लिखा हूँ, और ये जो लिखा हूँ ना, ये फर्स्ट अभिक्रिया के कोटि का प्रति सेकंड होता है, और ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये सेकंड अभिक्रिया के कोटि का होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? प्रति सेकंड। याद रखेंगे, ये 3 पॉइंट याद कर लेंगे। शून्य का पूछेगा तो देखिए शून्य लिखे हैं 0, 1, 2। शून्य का यदि पूछेगा अगला एग्जाम में तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, फर्स्ट का पूछा था तो प्रति सेकंड। यदि आपका अगला पूछेगा द्वितीय अभिक्रिया कोटि तो लीटर मोल प्रति सेकंड। इस प्रकार से आप याद करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा कि बंधन लंबाई न्यूनतम किसका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बंधन लंबाई कितना कितना होता है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, ए सिंगल बॉन्ड सी को हम लोग पढ़ते हैं अल्केन, आप सभी लोग को पता है अल्केन, और सिंगल बॉन्ड के बीच का जो डिस्टेंस होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ए डबल बॉन्ड को आप लोग कहते हैं अल्कीन। ध्यान से देखिएगा, अल्कीन है, अल्कीन में आपका डबल बॉन्ड होता है और इसके बीच का जो दूरी होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को आप लोग कहते हैं अल्काइन, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के बीच की दूरी होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ देखिए बेंजीन में कार्बन कार्बन का बीच का जो दूरी होता है 1.40 एंगस्ट्रॉम। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बंधन लंबाई न्यूनतम किसका है, तो न्यूनतम आप लोग एब्सोल्युटली बता सकते हैं कि अल्कीन का न्यूनतम है 1.20, जो आपका बंधन लंबाई क्या न्यूनतम है। सर्वाधिक किसका होता है? अल्कीन का 1.54 एंगस्ट्रॉम, अल्कीन का 1.34 एंगस्ट्रॉम, और अल्काइन का क्या होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम, और बेंजीन का क्या होता है 1.40 एंगस्ट्रॉम। आप लोग ध्यान रखेंगे, हम आपको केवल प्रश्न को ही सोल्व नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा इससे संबंधित जो प्रश्न है मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगले एग्जाम में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप लोग इसको देखिए, समझिए और प्रश्न को कॉपी में उतारिए तो आपको फायदा होगा। मैं आप लोग के लिए निरंतर हूं, और देखिए यदि हमारे पढ़ाई की वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और आप लोग के लिए मैं डेली वीडियो बनाकर डालता रहूं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? देखिए दोस्तों, ऑक्साइड 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, एक उभयधर्मी होते हैं। आपको पता है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, और इसके अलावा आपके जो शेष ऑक्साइड है उभयधर्मी। उभयधर्मी मुख्यतः देखिए यहाँ पे उभयधर्मी पूछा गया है, तो आपको मैं बता देता हूं उभयधर्मी याद करने का कॉन्सेप्ट, एल्युमिनियम, जस्ता, टीन और सीसा। एल्युमिनियम, जस्ता, टीन और सीसा के ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी होते हैं। तो अब आप ऐसे ही पकड़ लीजिएगा, कहां पर नजर आ रहा है एल्युमिनियम, तो ए आपका ऑप्शन हो गया, Al2O3। इसी प्रकार से रहता है जिंक ऑक्साइड रहता है, आपका PbO रहता, SnO2 रहता, टिन स्टोन रहता। तो आप याद रखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड एल्युमिनियम, जस्ता, टीन और क्या है आपका सीसा, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। और अभी आपके लिए 2 क्वेश्चन मैंने बोला, धातु के ऑक्साइड क्या होंगे? क्षारीय। याद रखेंगे धातु के ऑक्साइड क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस अणु का रैखिक संरचना? देखिए रासायनिक बंधन से क्वेश्चन दे दिया है, तो रासायनिक बंधन में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का संरचना जो होता है रैखिक होता है, इसका बीच के 180 डिग्री कोण बनता है CO2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, कैल्शियम एसिटेट के शुष्क आसवन करने पर क्या बनता है? तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन के दिए गए, मैं आंसर को बता देता हूं ताकि आप खुद बता देंगे कौन आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है कैल्शियम एसिटेट का शुष्क आसवन करने पर क्या देगा? फर्स्ट है आपका क्या? फॉर्मल्डिहाइड। तो अब देखिए हमारी बात को समझेंगे, फॉर्मल्डिहाइड किसे शुष्क आसवन करेंगे तो आप लोगों को प्राप्त होगा
तो आप याद रखेंगे फॉर्मल्डिहाइड कैल्शियम फॉर्मेट को, कैल्शियम फॉर्मेट का जब आप शुष्क श्रावण करेंगे तो आपको प्राप्त होगा क्या, फॉर्मल्डिहाइड। कैल्शियम फॉर्मेट का जब शुष्क श्रावण करेंगे तो आपको प्राप्त होगा क्या, फॉर्मल्डिहाइड। एसीटोन है, अब देखिए एसीटोन क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट का, कैल्शियम एसीटेट का, कैल्शियम एसीटेट का जब शुष्क श्रावण करेंगे तो आपको प्राप्त होगा क्या, एसीटोन। नेक्स्ट ऑप्शन है एस्टल्डिहाइड, तो आप याद रखेंगे कि कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एस्टेट दोनों को मिला दीजिएगा ना तो प्राप्त होगा एस्टल्डिहाइड। यानी कहने का अर्थ क्या है कि कैल्शियम फॉर्मेट और प्लस कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का दोनों को मिला दीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा एस्टल्डिहाइड। अब आप देखिए प्रश्न को पढ़िए, कैल्शियम एसीटेट सिर्फ पूछा है कि कैल्शियम एसीटेट का शुष्क श्रावण करने पर क्या बनेगा, तो कैल्शियम एसीटेट का शुष्क श्रावण करने पर एसीटेट यानी एसीटोन है ना, यानी क्या बनेगा, एसीटोन। और फॉर्मेट यानी फॉर्मल्डिहाइड, याद करने का टैक्टिक्स में बता रहा हूँ। यदि कैल्शियम ओनली फॉर्मेट होगा तो फॉर्मेट से क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटेट से क्या होगा, एसीटोन, और यदि ये दोनों मिल जाएगा तो बनाएगा क्या, एसिटल्डिहाइड। यानी कहने का अर्थ है एसीटोन फॉर्मल्डिहाइड दोनों मिल जाएगा और क्या बनाएगा, एसिटल्डिहाइड। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ए रिएक्शन दे दिया था RX NaRX ड्राई ईथर, और यहाँ पे बनता है आपका अल्केन, R सिंगल बॉन्ड R को आप लोग अल्केन बोलेंगे, और ये सोडियम हैलाइड है। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, यदि इस प्रकार की अभिक्रियाएं हो तो आप बेफिक्र रहिए। आप लोग के लिए मैं 3-4 अभिक्रिया और लिख दिया हूँ ताकि इससे संबंधित अभिक्रियाएं जो अगले एग्जाम में आएगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे कहने का अर्थ है कि R और R इंक्लूड हो जाता है, यानी 2 मोलिक्यूल बन जाता है। तो यदि आपके कहने का अर्थ है जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा एल्काइल समूह वो दोगुना मात्रा में आपको बनता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं वुड्ज अभिक्रिया। वुड्ज अभिक्रिया आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है, और यहाँ पे आपको जो प्राप्त होता है ROR, इसको आप लोग कहते हैं अल्केन, है ना। यानी कहने का अर्थ है इसमें यदि आपको क्वेश्चन और पूछ सकता था कि यदि कहने का अर्थ यहाँ पे मिथाइल रहता तो यहाँ पे RR क्या बनता, CH3 और CH3 बनता, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, इथेन। तो इस प्रकार से वुड्ज रिएक्शन क्या करता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपके एल्काइल समूह को डबल, यानी एक कार्बन होता है तो डबल मात्रा में कार्बन उत्पन्न करता है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं वुड्ज अभिक्रिया। सेकेंड देखिए केनिजारो अभिक्रिया है, तो केनिजारो अभिक्रिया वो देता है एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मेट में यहाँ पे हमने 3 सीक्वेंस लिखा है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड NOH की उपस्थिति में क्या बनाता है, सोडियम फॉर्मेट, और बताता है मिथाइल एल्कोहल। तो इस अभिक्रिया, यदि अभिक्रिया आपका फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म में होगा तो इसको आप लोग बोलेंगे केनिजारो, याद रखेंगे। यदि फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म में होगा तो केनिजारो। नेक्स्ट आपका विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, तो यहाँ पे देखिए ये भी कहने का अर्थ है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी आपको ईथर फॉर्म करता है, और यहाँ पे C2H5 है, C2H5 दिया हुआ है, इस सिमिलर मात्रा में आपको फॉर्म करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, यानी AC है। और ये जो देख रहे हैं ना ये आपका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन का संयोग होगा, तो ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन का वियोग होगा और हाइड्रोजन का संयोग होगा, तो यहाँ पे जो आपको बनता है अल्केन, 1 2 3 कार्बन, तो 3 को आप लोग पढ़ते हैं प्रोपेन, और इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन, यानी क्लीमेंसन रिडक्शन, यानी ये जो है आपका डी है। तो यदि ऐसा अभिक्रिया रहेगा तो आप याद रखेंगे क्लीमेंसन अपचयन है। यदि रिएक्शन इस प्रकार से होगा और ईथर फॉर्म होगा तो विलियमसन संश्लेषण होगा, एल्डिहाइड होगा और बेंजल्डिहाइड होगा तो केनिजारो अभिक्रिया होगा। इसके अलावा देखिए 10वां प्रश्न हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जल का आयनीय गुणनफल क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि जल 2 भाग में इंक्लूड होता है, H+ में और हाइड्रोक्साइड माइनस में। आप इसकी सांद्रता कर देंगे तो यहाँ पे कैप लगा देंगे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, A। तो इस प्रकार से आपके जो भी अभ्यर्थी आज एग्जाम देने गए थे उन्होंने स्मृति के आधार पे कुछ प्रश्न मुझे बताया, जिसका हम आप लोगों को सोल्यूशन दिए, और समय समय पर हम आपको सोल्यूशन देते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो जाए, है ना। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार आप लोगों का।